क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मुझे देख भी पा रहे हैं? एवरीबॉडी वी आर लाइव। चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छी तरह से अपन लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे जैसे अपन ने बाकी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। ओके ओके ओके। Sure. Please confirm the audio video so that I can. Can you see me now? Can you hear me now? चलो एक बार कंफर्मेशन दे देते हैं हमारे लाइव वालों को भी, आई मीन टेलीग्राम वालों को भी। यस, पूरा कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। यस गाइस, व्हाट द गेम बिगिन। विदाउट फेल लाइक कर देना वीडियो को। यस वी आर लाइव। अच्छा, नोट्स टेलीग्राम चैनल से प्लीज डाउनलोड कर लेना। नोट्स प्लीज टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना गाइस। चलो एक बार कंफर्मेशन दे। चलो अच्छा, नोट्स टेलीग्राम चैनल से लेट्स स्टार्ट। थैंक यू फॉर टेकिंग द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, माय प्लेजर। इसके बाद लेंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। यस, चलो अपने डाउट्स ओपन रखना, स्लोली एंड स्टेडीली जाएंगे बट एकदम अच्छी तरह से अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। Ganesh is saying, sir, I am in full fever but attending. Really appreciate your hard work. These small things will take you a long way. Trust me on this. Yes. Hi. Chalo. My wife is also saying a hi. चलो, फॉर फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, फर्स्ट टाइम जो है करो भाई। चलो आ जाओ यार। सर प्लीज टेक IFM एंड IRRM 2। जरूर जानवी जी। चलो अब मैं ये स्टार्ट करूं, ठीक है? ऑल क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड। हाँ, मतलब जितने भी डिफिकल्ट एंड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करूंगा ही करूंगा, डोंट वरी। चलो सर, क्वेश्चन जो मैंने व्हाट्सएप किए थे वो भी देना, माइनर पॉइंट है। हाँ मतलब मेरे हिसाब से वो सब कवर हो ही जाएंगे अपने। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब सेशन को। देखो आपको दो नोट्स मैंने दिए हैं, तो प्लीज आप लोग ये वाला नोट्स ओपन कर लो जहां पे सारे फॉर्मूलाज है, तो उससे अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? रिवर्स लेवल क्वेश्चन विल बी सॉल्व टू। जबरदस्ती रिवर्स लेवल क्वेश्चन लाएगी क्या एडवांस कैपिटल बजटिंग में? मॉड्यूल क्वेश्चंस विल बी कवर्ड, नॉट ऑल बट सम। मॉड्यूल क्वेश्चंस विल बी कवर्ड, ऑल डिफिकल्ट वाला, मेजरली कॉन्सेप्ट वाला सारा, मतलब उतना कर लिया तो यू आर थ्रू, ठीक है? चलो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं चलो एक सेकंड, खाली 1 मिनट देना मेरे को, 1 मिनट भी नहीं उससे भी। सर IBS का भी कुछ टिप्स मिल जाता। मिलेगा मिलेगा, 2 दिन रुक जा, वो भी मिलेगा। सर आप वापस, व्हाट अबाउट थियोरी चैप्टर्स, आप वापस करोगे? क्या करूं, थियोरी का भी लाइव ले लूं क्या? आओगे तुम लोग? थियोरी करवाने में डर लगता है लाइव, ऐसा लगता है कौन आएगा थियोरी में।
सो नहीं जाओगे तुम लोग थियोरी के लिए लाइव आओगे तो मैं वो भी करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल आओगे थियोरी के लिए? चलो ठीक है भाई, आओगे तो अच्छी बात है। आई आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक इट। चलो लाइट्स कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। ओके देन, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। तो आज अपन करने वाले हैं एडवांस कैपिटल बजटिंग का क्विक रिवीजन। एंड ध्यान में रखना, वी आर गोइंग टू सॉल्व मेजर क्वेश्चंस जो आपको स्पेशली एग्जाम के पहले करने ही करने हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके रिविजन्स में भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जहां पे एडजस्टमेंट्स का स्कोप है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूं, मेकिंग थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? लेट द गेम बिगिन। चलो, हाँ यस ओके। जानवी, हाय तान्या, तान्या कहाँ पे थी भाई तू? यस, रिया, पार्थ, रवनीत, विशाल, दक्षय, रश्मि एक्सेट्रा। चलो, सो वी आर स्टार्टिंग विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अभी तक सुनो, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स जैसे करवाया वैसे ही करवाऊं ना, मतलब लिखवा लिखवा के। हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है एक के दो सेशन हो जाए, बट कर किया इतनी अच्छी तरह से कि ट्रस्ट में एग्जाम के 1.5 डेज पे खाली आप लोग ने ये जो मेरे महा मैराथन चल रहे हैं उतना देख लिया ना, लाइफ सेट है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट? तो अपन लोग वही सिस्टम को फॉलो करेंगे। चलो, तो अब सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। आप लोगों को ये नोट्स डाउनलोड कर लेना है। जिसके पास मैजिक बुक है, वेल एंड गुड, उसमें से कर लो आप। मैजिक बुक नहीं है तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, वहां से अपन लोग कर लेंगे। सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड है। तो मैं क्या करूंगा, फटाफट कॉन्सेप्ट को टच बेस कर लूंगा, सम्स उसी के बेसिस पे सॉल्व करवा दूंगा। वी विल बी टोटली सॉर्टेड। आओ स्टार्ट करते हैं अपन लोग कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। हाय राधिका। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब सीधी सी बात है, कैपिटल बजटिंग है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड आउट करना इजी है, बिकॉज उसमें कैश इनफ्लोज में क्या क्या चीजें आती है कि भाई आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स करोगे तो आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स मिल जाएगा। जिसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स, माइनस द टैक्स, हाँ तो आपको मिल जाएगा, इधर माइनस है, हाँ माइनस द टैक्स तो आपको मिल जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, एंड देन ऐड बैक डेप्रिसिएशन तो आपको मिल जाएगा नेट कैश इनफ्लोज। आप लोग डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड बैक करते हो जब इधर माइनस करके वापस ऐड बैक क्यों किया है? टू गिव अस द टैक्स बेनिफिट। याद रखना हमेशा डेप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अगर मैं इधर पीएनएल अकाउंट बनाता हूं और डेप्रिसिएशन को इधर डेबिट कर देता हूं ना, तो ये 100 है, समझो डेप्रिसिएशन 30 है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 70 मल्टीप्लाई बाय टैक्स समझो है 30%, तो मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा 21। अब यही अगर मैं इधर पीएनएल अकाउंट बनाऊं, 100 लिख दूं, और नेट प्रॉफिट मेरा समझो पूरा का पूरा 100 है, इसके ऊपर मैं टैक्स करता हूं, तो मेरा आ जाता है यहाँ पे 100 इंटू 30%, 30 रुपीज। अब आइडियली आइडियली हुआ क्या यहाँ पे, मेरा 30 का 21 का ही टैक्स जा रहा है। ठीक है, सो क्यों ऐसा? तो यहाँ पे ये देखो, मेरा डेप्रिसिएशन मैंने डेबिट किया है 30 का, तो मेरे को टैक्स बेनिफिट मिल गया है अप्रोक्सीमेटली 9 रुपीज का। तो वो यहाँ पे आप लोगों को वेरी मच एविडेंट दिख रहा होगा। तो ये देखो, जब मैंने डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं किया है फर्स्ट केस में, इसको मैं फर्स्ट केस लिख देता हूं, तब मेरा टैक्स जा रहा है 31। जब मैंने सेकेंड केस में डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है तो मेरा टैक्स जा रहा है 21। तो 30 का टैक्स 21 हो गया, मतलब 9 से रिड्यूस हो गया। सो 30 इंटू 30% बेसिकली इज द टैक्स सेविंग विच इज 9, गॉट इट, डन। सो ये मेरा हो गया। तो इसके लिए मैं डेप्रिसिएशन को कभी भी ऐड बैक कर देता हूं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मैंने टैक्स बेनिफिट ले लिया। फिर बाद में ऐड बैक क्यों किया? बिकॉज एंड ऑफ द डे वो मेरा एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, एंड यहां पे अपने को चाहिए नेट कैश इनफ्लोज, तो ये मेरा इधर नेट कैश इनफ्लोज फिर आ जाता है। गॉट इट, डन। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स।
कभी कभी आपको क्वेश्चन में, इधर देखना, कभी कभी क्वेश्चन में आपको अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया होगा, लेस टैक्स करना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आएगा, फिर आप सीधा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन भी कर सकते हो. टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, बट द प्रिफर्ड इज दिस ट्रेडिशनल मेथड. इसके हिसाब से करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी. तो ये एक बेसिक चीज थी जो अपन लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं, एंड मेरे को खाली किक स्टार्ट देना था तो मैंने ये आपको बता दिया. अब आते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर. अब सुनना दो बात को मेरी. इन्फ्लेशन में है ना दो चीजें होती है. सो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग. एग्जाम के टाइम पे बस ये नोट्स को प्रॉपरली फॉलो करना, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू. तो सबसे पहले मैंने निकाला नेट प्रेजेंट वैल्यू. मेरे को बताओ नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मेट क्या होता है. तो इट विल बी सेलिंग प्राइस बेटा माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेटा इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मैं करूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स, तो मेरे को मिल जाता है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन. इसमें अपन लोग करेंगे लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो मेरे को मिल जाएगा अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, लेस डेप्रीसिएशन तो मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस टैक्स करेंगे तो मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड बैक कर देंगे अपन डेप्रीसिएशन को, तो अपने को मिल जाएगा नेट कैश इनफ्लो. नेट कैश इनफ्लो को जब प्रेजेंट वैल्यू से अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे देन इन दैट केस अपने को मिल जाएगा काइंड ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस किया ना गाइस, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? डन सर. तो ये एकदम अच्छी तरह से हो गया. अब डन डन. अब नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. अब सुनना, नेक्स्ट मेरा सेकंड पॉइंट है इन्फ्लेशन का, वो भी सुन लेना, और उसके बाद में एक नॉमिनल और डिस्काउंट रेट होता है वो भी सुन लेना, और फिर तीनों को कंबाइन करके एक मस्त वाला सम बनता है, वो अपन लोग सॉल्व करेंगे. तो सबसे सेकंड पार्ट मेरा आ रहा है एंड दैट इज इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. मुझे एक बात बताओ, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मेरे को आज से 2 साल बाद टेलीविजन खरीदना है, तो आज से फॉर एग्जाम्पल टुडे a television cost rupees 1 lakh. a television cost rupees 1 lakh. ठीक है, मेरे को आज से 2 साल बाद 2 years आफ्टर अगर मेरे को टेलीविजन खरीदना है, तो आप मेरे को बताओ क्या मेरे को सेम प्राइस में मिलेगा क्या, 1 लाख पे मिलेगा क्या, कि भाव बढ़ गया होगा? बराबर है. अरे मैं तो बोलता हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले ब्रेड लेने को गया था यार, 40 रुपए का ब्रेड मिलता है, और मुझे याद है मैंने अभी कुछ सालों पहले 10 रुपए का ब्रेड लिया था, तो 10 रुपए का ब्रेड 40 रुपए पे पहुंच गया यार. मतलब कुछ तो हुआ, क्या हुआ? इन्फ्लेशन हुआ, राइट? इंग्लिश प्लीज. ओके, आई विल से इंग्लिश ऑल्सो. सो इफ द कॉस्ट ऑफ the TV today is 1 lakh, what will be the cost of the TV after 2 years? Can I say as a account of inflation the cost will increase? Suppose you are given an information in year 1 the inflation is 10%, in year 2 the inflation is 9%. Tell me what will be the cost after 2 years. तो can I say क्या हो जाएगा, 1 lakh के ऊपर इंटू 1 पॉइंट, मतलब ये 10% बढ़ जाएगा तो इंटू 1.1, फिर उसके ऊपर और 9% का इन्फ्लेशन लगेगा तो इट विल बिकम इंटू 1.09. सो 1 lakh इंटू 1.1 इंटू 1.09 एंड द आंसर विल बी रुपीज 1,19,900. समझ में आया आपको एवरीबॉडी? तो इन्फ्लेशन, what happens to the inflation cumulatively every year लगता जाता है. that is all I wanted to say. inflation cumulatively मतलब भी 1.1 लग गया और उसके ऊपर 1.09 लग जाएगा, right? so that is how inflation works. so if there is ever inflation to be calculated, revenue हो या cost हो, it is going to be 1 plus inflation rate for n number of years. Inflation rate for n number of years. Got it everybody? डन. सो अगर अभी इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आया रेवेन्यू का या कॉस्ट का, तो अपन लोग कर लेंगे आराम से. डन है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. चलो ठीक है, अब मैं आता हूं मेरे थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर. ध्यान देना. से फॉर एग्जांपल मैं गया बैंक में
और बैंक में गया फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने को। जब मैं गया फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने को, तो बैंक ने बोला कि फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट है 10%। ठीक है, ओके। मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि यार मार्केट में जो हमारा कंट्री है उसका इन्फ्लेशन चल रहा है एट द रेट 6%। तो आप मेरे को बताओ, मैंने उस फिक्स डिपॉजिट में रियल में कितना कमाया? बोलो बोलो, चल चल। कैन आई से मैंने एक फिक्स डिपॉजिट पे रियल में कमाया 4%। 10% का रेट था, पर मेरा 6% तो इन्फ्लेशन में ही चले जाता है ना, तो नेट तो मेरे पास खाली 4% ही बचा। सो सी व्हाट हैपेंस इज, जब मैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता हूं तो वो 6% से बढ़ चुकी है, मेरे को 10% का ग्रोथ मिल रहा है, तो नेट तो मेरे को 4% ही मिला। तो ये जो 10% है ना बेटा, उसको बोलते हैं नॉमिनल रेट। ये जो 6% है ना बेटा, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। और ये जो बच गया ना, उसको बोलते हैं रियल रेट। साला रियली जेब में कितना आया? 4% आया। अभी क्लियर एवरीबॉडी? अब होता क्या है पता है क्या? एक जनरल टर्म बता देता हूं मैं आप लोगों को, दैट रियल रेट, जैसे अपन लोग ने देखा है 4%, 4% प्लस इन्फ्लेशन रेट जैसा अपने को दिख रहा है 6%, तो अपने को क्या मिल जाएगा? कैन आई से नॉमिनल रेट? क्या मिल जाएगा अपने को? नॉमिनल रेट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट। अब इसका इंपैक्ट कहां कहां पे आने वाला है? इन टू सिचुएशंस। इसका इंपैक्ट कहां कहां पे आने वाला है? इन टू सिचुएशंस। एक कैश फ्लोज के कैलकुलेशन में, और दूसरा डिस्काउंटिंग रेट के कैलकुलेशंस में। these are the two places where these are the two places where अपने को यूज करना पड़ेगा, रियल रेट, इन्फ्लेशन रेट एंड नॉमिनल रेट। लॉजिक पूरा यही रहेगा, रियल प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू नॉमिनल। लॉजिक मेरा यही रहने वाला है। कैलकुलेशंस कैसे होगा तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, से फॉर एग्जांपल आपको वो लोग रियल कैश फ्लोज दे देंगे और बोलेंगे कैलकुलेट द नॉमिनल कैश फ्लोज, तो आपको क्या करना रहेगा? यहाँ पे 1 + इन्फ्लेशन रेट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नॉमिनल कैश फ्लोज। क्लियर एवरीबॉडी? भाई ये तो अपने को पता ही है, रियल प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू नॉमिनल, बस उसी को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूं। तो रियल कैश फ्लोज इंटू 1 + इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू नॉमिनल कैश फ्लोज। गॉट इट एवरीबॉडी? अगर मेरे को नॉमिनल कैश फ्लोज फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? बोलो बोलो, टेल टेल। सिंपल है, सीधी सी बात है। अगर मेरे को से फॉर एग्जांपल, अरे नॉमिनल क्या, अगर मेरे को रियल कैश फ्लो, नॉमिनल के लिए तो रियल कैश फ्लोज इनटू 1 + इन्फ्लेशन रेट है ही। अगर मेरे को रियल कैश फ्लोज फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा बेटा? रियल कैश फ्लोज फाइंड करना है तो क्या करूंगा? कमेंट करके बताओ। करेक्ट, तो मैं कर दूंगा नॉमिनल कैश फ्लोज अपॉन 1 + इन्फ्लेशन रेट। गॉट इट एवरीबॉडी? डन। बस ऐसे ही कुछ आपको डिस्काउंटिंग रेट भी कैलकुलेट करना है। 1 प्लस दिया हुआ होगा आपको रियल डिस्काउंटिंग रेट मल्टीप्लाई बाय 1 + इन्फ्लेशन रेट। जब आप करोगे तो आपको मिल जाता है 1 + नॉमिनल रेट, 1 + नॉमिनल रेट। गॉट इट? अब अगर से फॉर एग्जांपल मेरे को नॉमिनल रेट फाइंड करना है, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट फाइंड करना है, देन इन दैट केस मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? 1 + रियल डिस्काउंटिंग रेट इंटू 1 + इन्फ्लेशन रेट। 1 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। एंड समझो, मेरे को अगर रियल डिस्काउंटिंग रेट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? तो इट विल बी 1 + नॉमिनल रेट अपॉन 1 + इन्फ्लेशन रेट -1। इस तरह से मेरा रियल डिस्काउंटिंग रेट आ जाएगा। अब एक लास्ट थंब रूल बता देता हूं, वो फॉलो कर लोगे तो काम हो जाएगा। अगर रियल कैश फ्लोज दिया है तो रियल डिस्काउंटिंग रेट लेना है एंड वाइस वर्सा। अगर नॉमिनल कैश फ्लोज दिया है तो नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट लेना है एंड वाइस वर्सा। और ये कॉन्सेप्ट में लिखवा इसके लिए ले रहा हूं अलग से, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड इवन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, IFM का ऑल्सो। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? गाइस समझ में आ रहा है? अब 3 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए तुम्हारे को। एक एनपीवी बता दिया है, यस सर। दूसरा वो कैश फ्लोज डिस्काउंटिंग रेट नॉमिनल रेट बता दिया है, यस सर, है ना? हाँ, इन्फ्लेशन वाला बता दिया है।
तीसरा डन। सो इन्फ्लेशन जब भी आएगा तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट के ऊपर 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट रेज टू n के हिसाब से मेरा लगते जाएगा। गॉट इट एवरीवन? चलो अब इससे रिलेटेड एक सम सॉल्व करने का टाइम आ गया है। तो अपना ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने मस्त में एकदम सेट हो जाएंगे। आ जाओ, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आईसीएआई ने इसको क्वेश्चन नंबर 18 के थ्रू करवाया। पे अटेंशन। Shashi Limited has projected the following cash flows from a project under evaluation. रुपीज इन लैक्स तो 0 ईयर में 72 दिया है। नेगेटिव 72 का मतलब क्या हुआ? कैश आउटफ्लो। नाउ फर्स्ट ईयर में 30 का इनफ्लो है, सेकंड ईयर में 40 का है, थर्ड ईयर में 30 का है। जब भी अभी कैश इनफ्लोज आएगा ना, आपके दिमाग में एक ही चीज चलती रहनी चाहिए, यार ये कौन सा कैश इनफ्लोज है। दो तरह के कैश इनफ्लोज होते हैं ना, दो तरह के कैश इनफ्लोज होता है। ये कौन सा कैश इनफ्लो है? रियल कैश इनफ्लो है या नॉमिनल कैश इनफ्लो है? बस वो अभी अपने को फटाफट से देखना है। आओ, कुछ नहीं दिया है तो इट इज नॉमिनल। द अबव कैश फ्लोज हैव बीन मेड एट एक्सपेक्टेड प्राइसेस आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद के ये कैश फ्लोज है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, से क्वेश्चन 18 ऑफ मॉड्यूल शशि लिमिटेड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, ये जो कैश फ्लोज है दिस इज आफ्टर इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब मैं क्या समझू बेटा? करेक्ट, इसका मतलब मैं समझूंगा कि जो कैश फ्लोज है उसमें रियल प्लस इन्फ्लेशन ऐड हो चुका है। मतलब ये जो कैश फ्लोज है ये नॉमिनल कैश फ्लोज है, बराबर? ठीक है, तो इन शॉर्ट कैन आई से मैं लिखता हूं इधर नॉमिनल कैश फ्लोज दिया हुआ है। अच्छा बताओ मेरे को क्या क्या नॉमिनल कैश फ्लोज है? 30 40 30, तो मैं इधर लिख दूंगा 30 40 30, डन। अच्छा अगर मैं आपको अभी अचानक से पूछूं कि भाई चलो मेरे को रियल नॉमिनल कैश फ्लो से रियल कैश फ्लो चाहिए, तो मैं निकाल सकता हूं क्या? हाँ। तो रियल कैश फ्लो कैसे निकालूंगा मैं? नॉमिनल कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? चलो डन। तो बस यही अपने को करना है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर दिखाता हूं मैं आपको सब चीजें। द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। जब भी आपको डिस्काउंटिंग रेट दे तो आपका दिमाग में चलना चाहिए यार ये डिस्काउंटिंग रेट नॉमिनल है या रियल है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5%। अब आपको मेरे को बताना है कि ये रियल है कि नॉमिनल है। क्वेश्चन में फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है 10% और उसके बाद बोला है कि ये इन्फ्लेशन का रेट है 5%। तो बाद में बोला है मतलब इन्फ्लेशन 10% में इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ये जो कैश डिस्काउंटेड रेट दिया है ये क्या है? रियल डिस्काउंटिंग रेट। बस ऐसा ही सम मेरे को चाहिए था। इस सम में नॉमिनल कैश फ्लो है एंड रियल डिस्काउंट रेट है। मेरे को बोला है कि भाई देखो नॉमिनल कैश फ्लो के साथ नॉमिनल डिस्काउंट रेट जाएगा, या फिर रियल डिस्काउंट रेट के साथ रियल कैश फ्लो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में अपन दोनों भी कैलकुलेट करके ऑल्टरनेटिव व्यू दिखा देंगे ताकि एक ही क्वेश्चन में अपने दोनों भी काम हो गए। क्या बोलता है पब्लिक? सही जा रहा हूं? डन। सो अब मेरे पास यहाँ पे है नेट कैश फ्लो, नॉमिनल कैश फ्लो, उसको मेरे को कन्वर्ट करना है इनटू रियल कैश फ्लो और मैं फिर उसके ऊपर रियल डिस्काउंटिंग रेट लगा दूंगा। या फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरा रियल डिस्काउंट रेट है उसको नॉमिनल डिस्काउंट रेट में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर कैश फ्लो नेट नॉमिनल कैश फ्लो के साथ अप्लाई कर दूंगा। तो दोनों चीज अपन लोग कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कि भाई मेरा देखो इधर क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को। सबसे पहली चीज मैं फाइंड आउट करूंगा कि यार चलो मेरा नॉमिनल कैश फ्लो है उससे मैं रियल कैश फ्लोज में कैसे कन्वर्ट करूं। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है भाई नॉमिनल कैश फ्लो से रियल कैश फ्लो आप कैसे करोगे? तो रियल कैश फ्लो इज इक्वल टू नॉमिनल कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। सो इट विल बी real cash flows will be nominal cash flow upon 1 plus inflation rate. So this upon 1, अब इन्फ्लेशन रेट कितना है? 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट कितना है दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5%, ठीक है। सो यहाँ पे अपन लोग क्या कर लेंगे 1.05 रेस टू 1 क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का है, बराबर। बोलो अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? करेक्ट, रियल कैश फ्लो। दूसरा दूसरा क्या है? 40 डिवाइड बाय 1.05 रेस टू 2, तो ये मेरा दूसरा रियल कैश फ्लो मिल जाएगा। एंड 30 डिवाइड बाय 1.05 रेस टू 3, ये मेरे को मेरा तीसरा मिल जाएगा।
एग्जाम में कौन सा फॉलो करना है, एग्जाम में दोनों में से कोई भी चलेगा, इंस्टीट्यूट दोनों में मार्क्स देगा। तो सुनो, अब अगर ये मेरा इधर रियल कैश फ्लो आ गया है, मेरे पास रियल डिस्काउंटिंग रेट है 10%, मैं उससे ये सम को सॉल्व कर सकता हूं। आई होप आई एम डन। अब दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि मेरे पास वो लोग ने रियल डिस्काउंट रेट दिया है, इससे मेरे को फाइंड आउट करना है नॉमिनल डिस्काउंट रेट। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो ये इधर मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, सो नॉमिनल डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस डिस्काउंट रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 1। सो मेरे को बताओ, मेरे को नॉमिनल डिस्काउंट रेट करना है तो 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट, कितना है रियल डिस्काउंट रेट, क्वेश्चन में दिया है 0.1 इंटू 1 प्लस 0.05 माइनस 1। सो 1.1 इंटू 1.05, 1.155 माइनस 1, तो बोलो कितना आता है, इक्वल टू 0.155, दैट इज 15.5%। समझ में आया आपको? क्लियर एवरीवन? 15.5 आएगा, 15.55 नहीं। अमीशी अग्रवाल, तानिया जैन, ये देखो छोटी सी गलती है आप लोगों को, पूरा गया मार्क्स। बिकॉज जब आप डिस्काउंटिंग रेट 1 डिवाइड बाय 15.5 करोगे तो अलग आएगा, और 15.55 करोगे तो अलग आएगा। मैं बोल रहा हूँ जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है? फिर बोलना मत इंस्टीट्यूट का गलती है, वो इंस्टीट्यूट का गलती नहीं होगा, आपने गलत लिया है। 15.5% है तो वही लेना है, बात खत्म हो गई। अच्छा, टाइपिंग एरर हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को। इन शॉर्ट मेरा जो क्वेश्चन था रिलेटेड टू डिस्काउंट रेट्स इन्फ्लेशन, वो वाला पार्ट हो गया। अभी और एक भी आगे एक दो क्वेश्चन आएगा, वो अपन लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इससे सॉल्व करो तुम, दोनों मेथड से कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम ही आने वाला है। अब या तो अभी आप क्या कर सकते हो, ये आपका क्या आ गया है, नॉमिनल डिस्काउंट रेट आ गया। अब आप नॉमिनल कैश फ्लोज लो, मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल डिस्काउंट रेट के हिसाब से करो तो भी आंसर सेम ही आएगा। रियल कैश फ्लोज इनटू रियल डिस्काउंट रेट के हिसाब से करो तो भी आंसर सेम ही आएगा। अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर बाद में आ जाते हैं मेरे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जैसे प्रोबेबिलिटी, वराइन स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिस्क एडजस्टेड, ये सारे फटाफट इनका एक एक छोटा छोटा मैं देख के आप लोगों को बता देता हूं, और इनसे रिलेटेड एक मास्टर सम है, वो सॉल्व कर लेंगे अपन तो अपना काम हो जाएगा। ओके गाइस, डन। चलो आ जाओ। अब सबसे पहला मेरे को प्रोबेबिलिटी टेक्निक देना है। अभी सुनो, क्वेश्चन क्या है आपको पता है क्या? क्वेश्चन आपको कैश फ्लोज देगा और आपको क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी देगा। कैश, देखो अपन लोग ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया हुआ है अच्छी तरह से, ठीक है? तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अपन लोग मालूम है एवरेज रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे? एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे फाइंड करते थे? जो भी अपना रिटर्न है मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी, रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, उसका अपन लोग समीशन करते थे। तो अपना क्या हुआ करता था, रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, इसका समीशन जब अपन लोग करते थे तो अपने को मिल जाता था रिटर्न बार। बराबर है? सेम टू सेम चीज यहाँ पे करनी है, कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को मिल जाएगा एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। सो ईयर 1 का एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, ईयर 2 का ऐसे ही एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो मिल जाता है अपने को, ईयर 3 का ऐसे एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो मिल जाता है। और इस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो को अपन लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ जाएंगे तो अपने को मिल जाएगा अपना एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर मेरे को कोई पूछता है कि भाई एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरा ये फोर्थ कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, यार तुम लोग ने कैसे निकाला एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, कोई पूछेगा तो लॉजिकली मैं जवाब दे सकता हूँ क्या? द आंसर इज यस। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, से ईयर 1 का, बराबर है, प्लस कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है? सो मेरे को क्या मिल जाता है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, किसका? ईयर 1 का। बराबर। अब ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ईयर 1 का आ गया है, 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू या 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट कर दूंगा मैं, रेस टू 1, ये आ गया मेरा एक्सपेक्टेड। ऐसे ही मेरा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गया। सेम वे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में ईयर 2 का फाइंड करूंगा अपॉन 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट ईयर 2 का। ऐसे करते 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 मुझे मिल जाएगा एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, मुझे मिल जाएगा एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो या एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। इसमें से कैश आउटफ्लो माइनस कर दिया, अगर दिया है तो हो गया मेरा फाइनल आंसर, इफ नॉट
हो गया। तो यहाँ पे देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, सो अपन बोलेंगे भाई एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ये मेरा बेसिकली एक्सपेक्टेड इनफ्लो है, माइनस कैश आउटफ्लो जो भी दिया हुआ है, जब करेंगे तो वी विल गेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगेन आई एम टेलिंग यू कैसे कैलकुलेट किया अपन लोग ने, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, जो भी कैश फ्लोज दिया है मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करते जाओ, तो आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे खींच लो, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे खींच लो। अभी क्लियर एवरीबॉडी? क्या आप लोगों को समझ में आ गया है कि प्रोबेबिलिटी दिया हो, आपको यहाँ पे क्या दिया था, कैश फ्लो दिया हुआ था, कैश फ्लो दिया है एंड प्रोबेबिलिटी दिया है, तो आप एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? क्लियर हो गया आपको? डन। फिर बाद में अपन लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। गाइस गाइस साथ में होना मेरे, चलो नेक्स्ट एक बार कंफर्म कर दो सब लोग, एवरीबॉडी इज विद मी? डन। डन 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 डन, चलो ग्रेट गोइंग, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, पब्लिक बोल रहा है एकदम सही जा रहा है, चलो ग्रेट है। चलो आगे बढ़ेंगे। गुंजन अभी ज्वाइन की हूँ, ज्यादा मिस तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, चल चल आजा जल्दी। मिस क्यों किया तूने, इतना लेट क्यों ज्वाइन की? टेलीग्राम पे बोला तो था। चलो नेक्स्ट अपना आता है वराइंस। अभी देखो ये सब है ना फटाफट होते जाएगी, अभी इसमें ना ज्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं है अपने को, क्योंकि ये बहुत सिंपल सिंपल है। इनमें सीधा मैं डायरेक्टली सम करवाऊंगा, उसके थ्रू हो जाएगा। उसमें भी मैं हिलर्स मॉडल का सम करवाऊंगा तो बात ही खत्म हो जाएगी अपनी। अभी आ जाओ वराइंस के ऊपर आ जाओ। सुनो, मैं ना आप लोगों का ये जो तैयारी करवा रहा हूँ ना, ये मैं तैयारी करवा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए। ये मैं आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ एग्जाम के दिन के लिए। एग्जाम के दिन पे आप लोगों को बस ये मेरे महा मैराथन के वीडियोस देखने हैं गाइस, सॉर्टेड है लाइफ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है? तो मैंने टाइम भी ऐसा रखा है कि आपको एग्जाम टाइम पे ये सब कंप्लीट भी हो जाएंगे। क्वेश्चंस भी ऐसे करवा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए आपको एनी विच केस करके जाने हैं, और क्या चाहिए। चलो ठीक है, डन। अब आ जाओ, अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट के ऊपर, एंड दैट इज वराइंस। अब सब चीज कनेक्टेड है। अगर मेरे को वराइंस फाइंड आउट करना है ना, तो मुझे पहले वाला प्रोबेबिलिटी आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला कनेक्टेड है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखो इधर। वराइंस होता क्या है, एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली यही चीज आपको यहां पे करनी है, एग्जैक्टली यही चीज आपको यहां पे करनी है, यहां पे आपको सेम चीज करनी है, बट बस नेट कैश फ्लोज माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज को यूज करने के बाद। तो सुनो, मैंने ऊपर एक्स बार मतलब एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो तो कैलकुलेट करना सीख ही लिया, बराबर है। मेरे को यहां पे एक्स मतलब जो कैश फ्लो दिया हुआ है वो मेरे को लिखना है। सो एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, तो मेरे को दिया हुआ ही तो है क्वेश्चन में, सिंपल। सो दैट इज हाउ वरायंस इज टू बी कैलकुलेटेड। उसी का जब आप रूट निकालोगे तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो फटाफट आओ, स्टैंडर्ड डिविएशन का भी फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, आओ ये देखो। सो देखो इधर, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, रूट ऑफ वरायंस, वी ऑल नो दिस, ठीक है। अब यहां पे जब मेरे को ये कैलकुलेट करना है तो इट विल बी एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, और अब इसका मैं रूट कर लूंगा। अभी मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। किस में से माइनस करना है, एक्स में से, एक्स मतलब कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, ये स्क्वायर और इसका इधर रूट। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कैसे फाइंड करते हैं वो इधर अभी हम लोग ने देख लिया। कैश फ्लो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 1, कैश फ्लो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी 2।
गॉट इट एवरीबॉडी? तो वैसे अपन लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आ गया था। डन गाइस, ठीक है। चलो अब इसका सम सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा, डोंट वरी। ये हो गया। और लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका खाली एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन जो ऊपर निकाला, एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो ऊपर अपन लोग ने निकाला। डन। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जहां पे अपन स्टैंडर्ड डिविएशन, वरायंस, फलाना ढिंकना सब कैलकुलेट कर लेंगे तो टेंशन खत्म। मेरे पास एक प्रोजेक्ट ए है और मेरे पास एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में अपने को दिया हुआ है भाई ये सब अलग 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 कैश फ्लोज और उनकी प्रोबेबिलिटीज, एंड वैसे ही प्रोजेक्ट बी के भी अलग अलग कैश फ्लोज और उनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज? करेक्ट, अभी क्लियर एवरीबॉडी? मैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कैसे फाइंड आउट करूंगा? यस सर। तो ये मैंने इधर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फाइंड कर लिया। अब मेरे को फाइंड आउट करना है क्या? मेरे को फाइंड करना है वरायंस। तो वरायंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो इधर कैश फ्लोज माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। तो यहाँ पे ये सम कोई मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूं ऊपर ऊपर से। सो कैश फ्लोज कितना है मेरा? फर्स्ट उसमें 6,000 नहीं 10,000। अच्छा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कितना है? 14,000। सो मैं इधर बोलूंगा कि भाई मेरा 10,000 माइनस 14,000, 10,000 माइनस 14,000 जब मैं करूंगा द होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। क्या ना, इससे ये मेरे को एज इट इज करते जाना है धड़ाधड़। सो इधर मैं अगर करता हूं 10,000 माइनस 14,000 इंटू इज इक्वल टू इंटू 0.1, मेरे को आंसर मिल जाता है ₹16 लाख। क्या ना, इससे ऐसे ही मेरे को सबके लिए कैलकुलेट करते जाना है। ये देखो इधर, हाँ, ये देखो 10,000 माइनस 14,000 का स्क्वायर इंटू 0.1, ऐसे ही मेरे को सबका करते जाना है तो मेरे को आंसर आ जाएगा। ये देखो 16 लाख, फिर 8, फिर 8, फिर 0, फिर 16, देन इन दैट केस आता है 14 लाख, उसका 48 लाख, उसको मैं रूट में डाल देता हूं तो मेरे को मिल जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए। अभी क्लियर एवरीबॉडी? डन। सो मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना आ गया, वरायंस भी निकालना आ गया, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज भी निकालना आ गया, प्रोबेबिलिटी को भी यूज करना आ गया। डन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो सिंपल फॉर्मूला है मेरा, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। डन डन। फिर बाद में आता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, एकदम छोटे बच्चों के जैसा है। तो एक तो होता है अपना रिस्क फ्री रेट, दूसरा होता है रिस्क प्रीमियम। ये रिस्क प्रीमियम बोलो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको क्या करना है, ये रिस्क प्रीमियम को भी ऐड कर देना है। मतलब 7% का आपका रिस्क फ्री रेट है, समझो रिस्क प्रीमियम आ रहा है आपका 8%, तो टोटल कितना हुआ? 15%। आपको कैश फ्लोज को क्या रेट से डिस्काउंट करना है? हो गया 15%। चलो डन, है ना? ओके सर। नेक्स्ट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट भी बहुत ही सिंपल है। आपको एक अल्फा दे दिया जाएगा, अल्फा मतलब एक बेसिकली को एफिशिएंट, हाँ, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को एफिशिएंट बोलते हैं इसको बेटा। सो वो आपको दे दिया होगा, तो आपका जो भी कैश फ्लोज है ना, उसको इस बार आप लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई ना करके सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को एफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे और वो आपका सर्टेन कैश फ्लोज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं पता है क्या? इधर इधर एक एग्जांपल ले लिया, उससे समझ जाएगा। हमको ऐसा लग रहा है एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है, एक्सपेक्टेड मतलब हमको ऐसा लग रहा है, एक्सपेक्ट लग रहा है कि 10 लाख का कैश फ्लोज आएगा। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बोलता है 0.9 चांसेस है कि 10 लाख का आएगा। मतलब कंफर्म कितना? 9 लाख तो कंफर्म आना ही आना है। उसको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर लेकर आओ। सो डिस्काउंट डिवाइड बाय डिस्काउंटेड रेट, फिर बाद में ऐड सेम दिस मल्टीप्लाई बाय सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, सो डिवाइड बाय डिस्काउंटेड रेट स्क्वायर। ऐसे जब आप करते जाओगे यू विल गेट योर फाइनल आंसर। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सिंपल है। सो डन, ये वाला भी हो गया। चलो अब आते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस के ऊपर। आ गया मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट। ये इसके लिए तो मैं ये पूरा करवा रहा हूं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अब जो इंपॉर्टेंट वाली पार्ट है ना वो मैं लिखवा देता हूं ताकि तुम लोग को क्लैरिटी रहे। अब मैं ये सब करवाने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैं करवाने वाला हूं सेंसिटिविटी एनालिसिस और उसके 3 क्वेश्चन, जिससे सब चीजें क्लियर हो। 3-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जिससे सब क्लियर हो जाएगा। फिर मैं एक करवाऊंगा आप लोगों को हिलर्स मॉडल। इसका खाली एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो बहुत हो गया, समझ जाओगे आप लोग, लॉजिकली समझाऊंगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस के 3 क्वेश्चन में सारी चीजें आ जाएगी, फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में आता है आपका रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स। फिर आ जाता है आपका वही इसी के पार्ट में
EAC, फिर आ जाता है ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। ये सारी चीजें अपन लोग एक ही उसके थ्रू करेंगे, तो इसके अराउंड 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। डन है। तो ये अभी अपना आगे का शेड्यूल है। तो अपना स्टार्टिंग का 35 to 40 मिनट्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन्फ्लेशन रेट्स। हाँ अच्छा, मेरे को और एक भी कुछ सम्स करवाने हैं, एक दो सम करवा दूंगा मैं। इन्फ्लेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नॉमिनल रियल डिस्काउंटिंग रेट के ऊपर, इससे भी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। अब मेरे को बताओ, इतना बराबर से कर लिया, उसके बाद में कोई टेंशन है कि एडवांस कैपिटल बजटिंग में? एब्सोल्युटली नो, आराम से फिर अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चल तो अब आ जाते हैं अपन लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस के ऊपर, उससे या फिर पहले मैं हिलर्स मॉडल करवा देता हूँ। चलो, क्योंकि हिलर्स मॉडल मैं इसलिए करवा देता हूँ अभी, क्योंकि फिर मेरा ये वरायंस वरायंस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना। फिर ये वरायंस वाला पार्ट अपना टेंशन फ्री हो जाएंगे अपन लोग। तो आ जाओ, तो सबसे पहले अपन लोग करवा देंगे हिलर्स मॉडल। अब सुनो इधर जरा, हिलर्स मॉडल को प्यार से कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही बोलेगा, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। आप एकदम डर जाएंगे, आप बोलेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का भी प्रेजेंट वैल्यू होता है? द आंसर इज यस। मुझे बताओ, स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रेजेंट वैल्यू आपको कोई निकालने को बोले तो आप कैसे निकालोगे? सर सिंपल है, स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर रेज टू 1। ये फर्स्ट ईयर का हुआ, वेरी गुड। दूसरे ईयर का, सर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 अपॉन 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर रेज टू 2। अरे वाह, वेरी गुड। बस सर ऐसे ही करते जाएंगे। समझो स्टैंडर्ड डिविएशन 3 अपॉन 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर रेज टू 3। एब्सोल्युटली करेक्ट, यस सर। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसी का वराइंस में कन्वर्ट कर दो, तो मतलब वराइंस का प्रेजेंट वैल्यू करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे? तो यू नो दैट स्टैंडर्ड डिविएशन को वरायंस में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, इसका स्क्वायर कर दूंगा अपॉन, देखो स्क्वायर सबका होगा, 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर का भी स्क्वायर होगा। तो इधर ये ऑलरेडी 1 है, हेलो, ये इधर ऑलरेडी 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा स्क्वायर। ये हुआ पहला। दूसरा, स्टैंडर्ड डिविएशन 2, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर। आपको ये पता होगा कि ये अगर 2 है और उसी को स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है ये। तीसरा, अगर मेरा यहां पे है स्टैंडर्ड डिविएशन 3, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर रेज टू, अब क्या होगा वो आप बताओगे। स्क्वायर कर रहा हूं तो हर एक को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं। जो था इधर ऑलरेडी उसमें मल्टीप्लाई बाय 2, जो था इधर ऑलरेडी उसमें मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि स्क्वायर है। सो इधर भी क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर करना है तो उसका 2। गॉट इट एवरीबॉडी? सो इन शॉर्ट, कोई पूछे स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रेजेंट वैल्यू, तो इट विल बी, कहना इससे अब मैं इसका खाली रूट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। बस यही आपका आंसर है। क्या आंसर है? स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर, उसके जगह मैं सीधा वरायंस 1 लिख सकता हूं विद योर परमिशन, अपॉन 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर रेज टू 2, 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट वरायंस सेकेंड वाला, प्लस 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर रेज टू 4, वरायंस 3 वाला 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर रेज टू 6। क्लियर एवरीबॉडी? बाइनोमियल मॉडल वाले डिसीजन ट्री, यस वो भी करवा दूंगा, और एक वो बेस्ट केस सिनारियोज वाले भी करवा दूंगा, केस सिनारियोज, है ना। ये क्लियर हो गया गाइस? ये क्लियर हो गया फॉर्मूला? मस्त। हाँ तो इधर इधर ऐड कर देते अपन लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या ऐड करेंगे अपन? डिसीजन ट्री एंड केस सिनारियोज। केस सिनारियो का एक मस्त सम है, वो करेंगे।
इसका भी एक इजी क्वेश्चन है, इसका भी एक इजी क्वेश्चन है, सारी चीजें अभी अपन लोग कर लेंगे। ओके डन, गॉट इट।